अपन ने डैम्ड ऑसिलेशन पढ़े ना। डैम्ड ऑसिलेशन में अपन ने क्या पढ़ा कि जो एम्पलीट्यूड था वो एक्सपोनेंशियली कम होते होते लास्ट में खत्म हो जाता है, डाई आउट हो जाता है, यही पढ़ा। और एम्पलीट्यूड जो है, जो ये वेरी करता है एम्पलीट्यूड ए, वो कैसे करता है, ए नॉट ई माइनस बी टी बाई 2m, नहीं यही सिखाया था ना। तो अपन ये चाहते हैं कि एक साइकिल में जितना एनर्जी लॉस हो रहा है, ये जितना एम्पलीट्यूड में लॉस हो रहा है, अगर उसको हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल, एक बार लगाने से नहीं होगा, लगातार लगाना पड़ेगा। जैसे आपको बताया ना, झूला झूल रहा है कोई, मान लो आपने जैसे ही उसका साइकिल कंप्लीट किया हुआ, आपने पीछे से पुश कर दिया तो वापस चला जाएगा, तो वो झूलता रहेगा ना। तो कैसे ऑसिलेशन हो जाएंगे, फ्री ऑसिलेशन। कैसे ऑसिलेशन हो जाएंगे, ये सिखाया था ना, ये तो सारा सिखा चुका हूं 2-2 बार है। अब फोर्स्ड वाइब्रेशन में अपन को क्या करना है, एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा करके जो एवरी साइकिल में एनर्जी लॉस हो रहा है उसको रिकवर करना है उसको। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये तो माइनस के एक्स तो रेस्टोरिंग फोर्स हो गया, ठीक है। और माइनस बीवी क्या हो गया, ये डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स सिखाया था ना, भूल गए, नहीं भूले, हाँ। और प्लस अब ये अपन लगा रहे हैं F0 cos ओमेगा डी, लिखा था मैंने, इसको याद है, पढ़ा तो चुका हूं मैं, लेकिन दोबारा पढ़ा रहा हूं, है ना। ये ओमेगा डी क्या है, हाँ ड्राइवन, डी फॉर ड्राइवन है, डी का मतलब डैम्प नहीं है, या तो कुछ और लिख लो, एक्सटर्नल ई लिख लो इसको, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। ई क्या है, डब्ल्यू ई क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ, ओके। तो ये इक्वेशन बनेगी इस बार। भाई ये तो रेस्टोरिंग फोर्स जब फ्री ऑसिलेशन हो, देखो ऐसे ऐसे पढ़ लेना तुम। फ्री ऑसिलेशन के लिए क्या पढ़ा था, माइनस केस, देयर इज नो डैम्पिंग फोर्स, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, विस्कस फोर्स नेग्लिजिबल, सब नेग्लिजिबल है ना, फ्रिक्शन नेग्लिजिबल। फ्री ऑसिलेशन में क्या होता है, इस तरह के ऑसिलेशन होते हैं जिसमें न तो एनर्जी लॉस होता है, ना एम्पलीट्यूड लॉस होता है। ये पढ़ा चुका हूं मैं यार तुमको, लेकिन ये बच्चों को टफ लगता है इसलिए दोबारा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो माइनस के एक्स, तो ये तो क्या कब लगाओगे, फ्री ऑसिलेशन के लिए। अब जब डैम्ड ऑसिलेशन पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा, तो बताया था डैम्पिंग फोर्स होता है, विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था, वेलोसिटी के। और बी क्या बताया था आपको, डैम्पिंग कोफिशिएंट। इसमें न्यूमेरिकल क्या था, इसकी यूनिट क्या सिखाई थी आपको, वेरी गुड, शाबाश। तो अभी अगर ये तो किसके लिए हो गया बच्चों, इक्वेशन किसके लिए आ गई, फ्री ऑसिलेशन के लिए, नहीं। और डैम्ड के लिए क्या आ जाएगी, एफ नेट क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स माइनस बी वी। बोलो बोलो। अब एफ नेट को क्या लिखा था अपन ने, ए में, याद करो वो दिन, ठीक है। एक्सीलरेशन को क्या लिख दिया था अपन ने, माइनस के बाई एम एक्स माइनस बी बाई एम वी, ये लिखा था। इसको डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख दिया था, है ना। फिर इसको इधर लेके आए थे, प्लस बी बाई एम डी एक्स बाई डी टी। फिर इसको इधर लेके आए थे, के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, कहा था ना मैंने, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बताया था ये। इसको सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो मैथमेटिक्स में मैंने कहा था बीएससी फाइनल में वो बच्चा था, उसने कहा है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन।
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया था, इसको सॉल्व करने के बाद में x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा डैश टी प्लस 5, ये आया था बच्चों, याद है तुम्हें? ए की जगह A0 E माइनस बी टी बाई 2m, और मैकेनिकल एनर्जी कैसे कम की थी, यहां लिख दूं, A इक्वल टू ए नॉट ई माइनस बी टी बाई 2m, जिसपे 2-3 न्यूमेरिकल भी किया अपन ने, आज भी करेंगे वापस, है ना? आगे समझ में। और फिर काइनेटिक सॉरी मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी पहले कितनी लिखी थी अपन ने, हाफ के स्क्वायर, अब कितनी हो जाएगी A0 स्क्वायर ई माइनस बी टी बाई एम, क्योंकि ए की जगह ये आ जाएगा ना, ए स्क्वायर की जगह हाफ के स्क्वायर होती है, तो ये किसके लिए हो गई, डैम्ड ऑसिलेशन के लिए। किसके लिए हो गई है, ये फ्री ऑसिलेशन, ये डैम्ड ऑसिलेशन, और अब मैं पढ़ा रहा हूं फोर्स ऑसिलेशन। तो फोर्स ऑसिलेशन में क्या हुआ, हमने एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाया, क्या लगाया, उससे क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, उससे जो एनर्जी लॉस हो रहा था एक साइकिल में, जो एम्पलीट्यूड में लॉस हो रहा था एक साइकिल में, उसको हमने एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा करके कंपनसेट किया। इसको एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स भी बोल सकते हो, और वो लिख सकता है न्यूमेरिकल में ड्राइविंग फोर्स या ड्राइवन फोर्स। ओके, अब देखो तो एफ नेट को क्या लिखोगे ए में, तो एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी वी प्लस के एक्स बराबर क्या आ गया, F0 कॉस ओमेगा ई इंटू टी। ओमेगा ई क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, हाँ, और जो के बाई एम अपन निकालते हैं, ओमेगा बराबर के बाई एम, दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अरे हाँ हाँ भाई लिख रहे हैं, खुश। ओके, यहां पे ओमेगा डैश कितना आया था, अंडर रूट ऑफ के बाई एम माइनस बी बाई 2m का होल स्क्वायर, ये आया था ना। वापस रिवीजन ही चल रहा है ये। अब ये अपना फोर्स्ड वाइब्रेशन के लिए इक्वेशन आ गई, किसके लिए आ गई, फोर्स्ड वाइब्रेशन के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आएगा a कॉस ओमेगा डैश कर देते हैं इंटू टी प्लस 5। ओके, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड कैसे दोगे, यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू आएगी F0 अपॉन m, ये बड़ा सा बताया था ना, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी ओमेगा ई बाई एम का होल स्क्वायर। डी लिख दो चाहो तो, है ना, ड्राइवन 8 ग्राम, ए बॉडी ऑफ मास 600 ग्राम attached to a spring constant, attached to a spring constant, m कितना दे रखा है बच्चों, 600 ग्राम, कितना दे रखा है, हाँ, के लिखो, फोर्स कांस्टेंट दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर, 100 न्यूटन पर मीटर, एंड इट इज परफॉर्मिंग डैम्प्ड ऑसिलेशन, it is performing damped oscillation. It is performing damped oscillation. Question लिख लो बच्चों पूरा। If damping coefficient is 0.2 and driving force is F equal to F0 cos omega t, damping constant is 0.2 और ड्राइविंग फोर्स लिखो F इक्वल टू F0 cos ओमेगा t। वेयर F0 इक्वल टू 20 न्यूटन, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एट रेजोनेंस, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एट रेजोनेंस। F0 की वैल्यू दे रखी है 20 न्यूटन,
फाइंड एम्पलीट्यूड निकालना है एट रेजोनेंस। रेजोनेंस कब होता है बच्चों? जब ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फोर्स की पीरियोडिक बराबर हो जाए। रेजोनेंस कब होता है? हाँ, जब ओमेगा बराबर ओमेगा ई। ओमेगा बराबर ओमेगा ई का मतलब समझो, ये एम्स 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। किस में आया हुआ है? 2017। आपको एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एट रेजोनेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एट रेजोनेंस। रेजोनेंस कब होगा बच्चों? जब ये ओमेगा कहलाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या कहलाती है? लिखो, ओमेगा इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, प्राकृतिक आवृत्ति, मतलब स्वयं की जो है ना नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिससे ओरिजिनल जो फ्री ऑसिलेशन होते थे ना, फ्री ऑसिलेशन जो होते थे बच्चों, जिससे जो अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता था, दैट इज ओमेगा। और ओमेगा ई क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ओमेगा ई क्या है? तो रेजोनेंस कब होगा बच्चों? जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो अपन ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों की जब बराबर हो जाएगी, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो इसमें ओमेगा बराबर ओमेगा ई करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? बचेगा क्या? ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ए इक्वल टू एफ नॉट एम, और ये अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो क्या होगा? ओमेगा ई, ये है ना, ये बचेगा ना, ये बी ओमेगा ई बाई एम स्क्वायर है, तो अंडर रूट में खत्म, ये तो जीरो हो जाएगा। ये तो जीरो हो जाएगा ना बच्चों। तो ओमेगा ई, बी ओमेगा ई बाई एम, एम से एम भी कैंसिल। अच्छा, ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा ई। अच्छा, ये ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? के बाई एम। के कितना दे रखा है अपन को? 100, और एम कितना है? 0.6। शाबाश। तो कितना हो जाएगा बच्चे ये? 10/√6, 0.6 है ना। चलो, नहीं F0 कितना दे रखा है गरीब ने? 20। ओमेगा ई कितना आ गया? 10/0.6 इंटू 2। बी की वैल्यू 0.2। आप इसको सॉल्व कर लो बच्चों, सॉल्व तो कर लोगे अब। 2 इंटू √0.6/0.2। सुनो, देखो सुनो, इन डैम्ड ऑसिलेशन मास इज 1 किलोग्राम। मास कितना है? ऐसे लिखते जाओ बच्चों। 100 न्यूटन पर मीटर। डैम्पिंग कोफिशिएंट देखो, बी कितना दे रखा है? डैम्पिंग कोफिशिएंट 0.5। देखो यूनिट क्या दे रखी है? किलोग्राम पर सेकेंड। If the mass is displaced by 10 सेंटीमीटर from its mean position, देखो ये स्प्रिंग है, ये मास है, कितना डिस्प्लेस कर दिया आपने? 10 सेंटीमीटर। कितना कर दिया? 10 सेंटीमीटर, मतलब ये एम्पलीट्यूड आपके पास आ गया 0.1 मीटर। ओके, फ्रॉम मीन पोजिशन। देन वैल्यू ऑफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकंड के बाद क्या निकालना है आपको? 4 सेकंड के बाद मैकेनिकल एनर्जी ई निकालना है। ई की वैल्यू कितनी सिखाई थी अभी मैंने? ½ kA0² E - BT/m। यहाँ अपन ने E इक्वल टू क्या देखा था? E0 E - BT/m। E0 कितना? ½ kA², दोनों दे रखा है ना, K और A। बोलो,
ये एम्स 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब एम्स में तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डैम्ड ना, अगर उसको डैम्ड नजर आ गया ना कहीं पेपर सेटर को, क्वेश्चन डाल ही देगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें। क्या अगर उसको डैम्पिंग नजर आ गई कहीं पे भी पेपर सेट करते वक्त, तो 100% डालेगा, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए आप? हाफ के की जगह कितना है 100 और ए की जगह 0.1, मतलब 0.01 हो गया। E माइनस बी कितना दे रखा है 0.5, T 4 सेकेंड एंड 1 kg, तो 0.01 ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये E की पावर -2 हो गया। E की पावर 1 की वैल्यू सिखाई थी ना, कितनी होती है 7, डिवाइड कर देना। तो आपने सारी यूनिट है ना उसमें लिखी है, इसको न्यूटन में, इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर जो भी पावर होती है दैट इज डायमेंशन लेस ऑलवेज, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरी फिजिक्स में 5-6 बार आएगा। रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगा तो पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। इधर से आपको डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आ जाएगा Q0 E माइनस टी बाई RC। ये डिस्चार्जिंग, चार्जिंग Q01 माइनस E माइनस टी बाई RC। और ग्रोथ ऑफ करंट ALR सर्किट EMI में पढ़ाऊंगा -R/L इंटू टी, या I इक्वल टू I नॉट E माइनस R/L इंटू टी। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर जो भी पावर होती है वो हमेशा डायमेंशन लेस होती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो पढ़ाई दिया, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में पढ़ाया है ना। तो इसकी यूनिट आपने क्या लिखी न्यूटन पर मीटर, और एम्पलीट्यूड की किस में लिखी आपने मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया न्यूटन इंटू मीटर, तो ये आंसर किस में आएगा ये जूल। ओके समझ में आ गया अब तो। टू √x + 5, तो इट इज फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो एक्सीलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है, ओनली बाय इंटीग्रेशन। और अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, जैसे सबसे आज स्टार्ट कर देंगे अपन 1D, तो जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी है, अगर 2π√r/g आता है ना, लेंथ अगर इसके बराबर है तो 84.6 मिनट नहीं दे रखा क्या? हाँ फर्स्ट कर दो, फर्स्ट 11वां क्वेश्चन देखो। ए सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड T1। कितना टाइम पीरियड है? द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ मूव्ड अपवर्ड अकॉर्डिंग टू रिलेशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ मूव्ड अपवर्ड जो दे रहा है बच्चों, और रिलेशन क्या दे रखा है y इक्वल टू KT², है ना। और k की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 मीटर/सेकंड²। ठीक है, तो टाइम पीरियड कम्स कितना आ गया, द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ मूव्ड अपवर्ड। ओके देखो बच्चों, ये पहले सिंपल पेंडुलम है ऐसे, और सिंपल पेंडुलम में ये T1 जो दे रखा है दैट इज 2π√L/g। इसमें तो कुछ किया नहीं है उसने, है ना। पढ़ो उसको, ए सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड T1, तो वो T1 कितना 2π√L/g। फिर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इसको ऊपर ले जा रहा है वो, इज मूव्ड अपवर्ड विद रिलेशन y इक्वल टू कितने से ऊपर ले जा रहा है KT²। तो ऊपर मैंने कहा था ना, अब x से इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर लो, dy/dt कितना हो जाएगा 2KT, d²y/dt² कितना हो जाएगा 2K। k की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, यानी कि 2 मीटर/सेकंड² से ऊपर ले जा रहा है। बस ये घुमा दिया उसने थोड़ा, उसने क्या डायरेक्ट तुमको एक्सीलरेशन नहीं दे करके डिस्प्लेसमेंट दे दिया। क्या दे दिया उसने, है ना। अब तुमने क्या करना था, एक्सेलरेशन निकालना। अब एक्सेलरेशन तो अब तो खटाकर कर दोगे, कितना एक्सेलरेशन होगा इफेक्टिव नीचे बताओ, G + A 12 10।
अरे स्यूडो लगाओगे ना नीचे, जी तो नीचे, इसकी वजह से एक्सीलरेशन नीचे, क्योंकि एक्सीलरेशन स्यूडो बताया था ना तुम्हें। तो अब T2 कितना आ जाएगा बताओ, 2 पाई अंडर रूट एल जी प्लस ए। तो क्या कह रहा है वो, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर, स्क्वायर करके डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, जी प्लस ए अपॉन जी, 12/10, 144 कहाँ आएगा गुड़िया, अंडर रूट है ना, स्क्वायर में हट जाए। 150 नंबर आते हैं 180 में से तो 1 लाख रुपया, 180 में से 180 आता है तो 10 लाख रुपया, और अगर नीट में फर्स्ट रैंक लाओगे तो BMW कार। इधर देख ले क्या, अब ये देखो फटाफट देखो, इधर हो गया ना, बस उसको डेप्थ में मत जाया करो बहुत। ए और ओमेगा में ग्राफ खींच रहे हैं अब क्या। अच्छा मुझे बताओ, ये एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ खींच रहे हैं अपन, किस में ग्राफ खींच रहे हैं, ये फोर्स तो ऑसिलेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा। एक आपको क्या सिखाना है मेरे को, लो डैम्पिंग, हाई डैम्पिंग और रेजोनेंस, ठीक, और नो डैम्पिंग। तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड, क्या है बच्चों ये, और ग्राफ किस में खींच रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में। ओके, तो मुझे बताओ ये y एक्सिस है, इस पे x की वैल्यू क्या होती है, तो ओमेगा की वैल्यू 0 कर दें, बोलो, तो ओमेगा इसमें 0 करो, ठीक है, क्या करोगे 0, और चूंकि स्टार्टिंग है तो ये भी है नहीं है ना, तो कितना हो जाएगा ये, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो है, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी को 0 कर दो अभी, तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा आपके पास, F0 अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर, एम बचेगा ना, ओमेगा ई को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो अपने को एम्पलीट्यूड इतना मिलेगा, कितना मिला, ए ओमेगा सॉरी F0 अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से स्टार्ट करो, ठीक है। अब जो है अपन डैम्पिंग, अगर देखो डैम्पिंग B की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर हाई डैम्पिंग है, क्या है बच्चों, हाई डैम्पिंग में B की वैल्यू क्या होगी बताओ, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा, कम। तो ये हाई डैम्पिंग का ग्राफ इस तरह से आएगा आपका, दिस इज फॉर हाई डैम्पिंग, ठीक है। और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 पे एम्पलीट्यूड सबसे मैक्सिमम आएगा, कब, रेजोनेंस, दिस इज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन में क्या आया था, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा ई पे एम्पलीट्यूड कितना आया था बच्चों, F0 अपॉन, ये 0 हो गया था, M कट गया था, B ओमेगा ई, ओमेगा ई क्या है ना, D भी लिख सकता है वो, ओमेगा D, ठीक है। अब जैसे लो डैम्पिंग है, मान लो क्या है, लो डैम्पिंग है, क्या है, लो डैम्पिंग में क्या होगा बताओ, B कम होगा तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, ज्यादा। तो ये मैं वाइट चौक से दिखा रहा हूं, ये हाई लो डैम्पिंग पे, किस पे दिखाया ग्राफ, लो डैम्पिंग, ठीक है। अभी B की वैल्यू 0 कर दें, नो डैम्पिंग, क्या कर दें, B की वैल्यू 0 कर दो आप, किसकी, B की वैल्यू 0 कर दो, तो क्या आएगा बताओ, B की वैल्यू भी 0 है और ओमेगा बराबर भी ओमेगा ई है, तो A बराबर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। B की वैल्यू 0 कर दी ना आपने, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। B भी 0 है, नो डैम्पिंग, तो ये कर्व जो है ना, ये लाइन जो है ना, कभी भी नहीं मिलेगी, इसको अपन ब्लू चौक से बना देते हैं। ये लाइन जो है ना, इस तरह से रहेगा एम्पलीट्यूड, इनफाइनाइट की तरफ। यहां पे लिख दो नो डैम्पिंग, क्या लिख रहे हैं अपन, इस तरह से आएगा ये,
जस्ट लाइक दिस, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हूं। एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, वेरी लार्ज। इसलिए अपन बोलते हैं रेजोनेंस में क्या होता है? एम्पलीट्यूड वेरी लार्ज हो जाता है। एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? वेरी लार्ज। जैसे आपको बताया था ना उस दिन, सैनिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, जब सैनिक चलते थे ब्रिज पे, पुल पे, तो वो परेड करते हुए चलते थे ऐसे, तो उनकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती थी, तो क्या हो जाता? पुल नीचे आ जाता था। ठीक है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ओके, तो रेजोनेंस कब होता है? जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइवन फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। वो लिख रखा है, ये लिख लेना यहां पे, रेजोनेंस। क्या लिख लोगे यहां पे? रेजोनेंस। ये डायग्राम बनाओ, ये लिख लो, खत्म हो। ठीक है, मिटा दे भाई इसको। मोशन इन वन डायमेंशन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब अपन जो है इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की, और ये मान लो फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल को फाइनल पोजीशन से मिलाने वाला वेक्टर। और डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ। क्या होती है? हाँ, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बराबर भी हो सकती है, लेकिन हमेशा इससे ज़्यादा रहती है। किससे? है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको अपन वेक्टर मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए। यही थोड़ा सा टफ है, डिस्प्लेसमेंट निकालना अच्छे से आना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे मान लो एक पार्टिकल नॉर्थ में चला इतना, है ना, साउथ में चला इतना, नॉर्थ ईस्ट में चला इतना, है ना, तो आप क्या करते जाएंगे? सबका वेक्टर सम करते जाएंगे। जैसे जैसे वो चलाता जाए वैसे वैसे क्या करते जाएंगे? वेक्टर सम करते जाएंगे, और लास्ट में मैं आंसर बता दूंगा कैसे आएगा। ठीक, उसके बाद स्पीड पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पे अच्छे सवाल बनेंगे। और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस तो आपको बता ही रखा है, केवल डिफरेंशिएशन ही करना है। मतलब इसको तो अपन को जैसे डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखा तो डी एस बाई डी टी, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, चारों तरह की वेलोसिटी भी पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके बाद देखेंगे अपन एक्सीलरेशन। ठीक, ये चीज़ें तो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको एक्सीलरेशन जो है वो अगर कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन क्या कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो आप न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना। और अगर वेरिएबल एक्सीलरेशन है, जैसे मान लो एक्सीलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, ओनली बाई इंटीग्रेशन। वो मैं सिखा दूंगा, इंटीग्रेशन से घबराओ मत, मैं सारा सिखाऊंगा आपको। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों अच्छे से सिखा दूंगा, है ना। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं ग्राफ। एसटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो आपको निकालनी आनी चाहिए स्लॉप। क्या निकालनी आनी चाहिए? स्लॉप। पूरी फिजिक्स में स्लॉप हमेशा निकालते हैं अपन टेन थीटा या डी वाई बाई डी एक्स से। और थीटा कैसे नापेंगे? एक्स एक्सिस से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे नापोगे? एक्स एक्सिस से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और टेन थीटा जो है वो अगर टेन थीटा की वैल्यू अगर 90 से ज़्यादा है तो टेन थीटा आएगा नेगेटिव, और अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो टेन थीटा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। जैसे टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 90 इनफाइनाइट। और अगर टेन थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा आ गई तो टेन थीटा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, तो स्लॉप क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम की जो स्लॉप है वो हमको देगी स्पीड या वेलोसिटी, या डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं अगर अपन तो फिर वेलोसिटी। किसकी स्लॉप? डिस्प्लेसमेंट टाइम की जो भी स्लोप आएगी ds बाई डी टी आएगी। तो ds बाई डी टी क्या देगा आपको? वेलोसिटी देगा। क्या देगा आपको? वेलोसिटी।
तो ये जैसे मैंने तो ये पार्टिकल रेस्ट में है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है, पोजीशन सेम है पार्टिकल की, टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन क्या है, सेम। तो ये क्या, कौन सी पोजीशन है, रेस्ट है ना। इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्या है ये, क्या हो गया, किसका ग्राफ हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। समझ रहे आप बात। अब इसमें क्या है, जैसे ये पॉइंट लिया अपन ने एक, यहाँ पे मैंने टेंजेंट खींचा, ओके, और थीटा को नाप लिया, ये आया, ओके। टेन थीटा क्या शो करेगा, वेलोसिटी को। एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, तो यहाँ पे स्लोप खींचा, टेंजेंट खींचा मतलब, तो स्लोप बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो ये किसका ग्राफ है, एक्सीलरेशन का। पार्टिकल क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी यहाँ पे टाइम के साथ क्या हो रही है, ढंग से सिखा दूंगा मैं आपको, है ना। इसमें घटती जा रही है तो रिटार्डेशन है ना। अब वेलोसिटी टाइम कर्व क्या है, तो ये क्या शो करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी को। दिख ही रहा है आपको कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम। ये क्या शो करेगा, एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। स्लोप कितनी आएगी इसकी, dv बाई dt। स्लोप इसकी कर्व की क्या लिखोगे, dv बाई dt, वो क्या देगा हमको, एक्सीलरेशन। तो यहां से अगर आपको ऐसा दिया हुआ ग्राफ, तो यू कैन फाइंड आउट एक्सीलरेशन आल्सो। एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन जैसे स्लोप जो होती है ना, इसको हम स्मॉल m से लिखते हैं बच्चों। किससे लिखते हैं, कभी कभी ये भी सीख लो, अगर दो पॉइंट हैं x1 y1 और एक के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x2 y2, तो स्लोप हम ऐसे भी निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, दिस इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, दिस इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है। तो आपको जैसे यहाँ पे, जैसे ट्रेन उसने स्टार्ट हुई 0 से, या आपने बाइक स्टार्ट करी, एक्सीलरेट की, तो ग्राफ ये आएगा। जैसे ट्रेन कैसे चलती है, पहले एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर ट्रेन की स्पीड बनाना, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रही है ट्रेन, कहाँ से कहाँ जा रही है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तो पहले एक्सीलरेट होती है, तो अपन ने क्या कर दिया बच्चों, ये एक्सीलरेट कर दिया। फिर कैसे चलेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से। कैसे चलेगी, फिर रिटार्डेशन से, और ये दूसरा स्टेशन आ गया, ये स्टेशन ए, और यहाँ पे क्या आ गया, स्टेशन बी। तो अगर एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व को कभी मतलब समझा आपने, एरिया अंडर द कर्व जो भी लिखते हैं ना, तो आप एक्स एक्सिस पे जो लिखा हुआ है और वाई एक्सिस पे जो लिखा हुआ है, उन दोनों का प्रोडक्ट हो गया एक तरह से। पूरी फिजिक्स में कई बार आता है एरिया अंडर द कर्व। क्या आता है, जैसे अपन ने पीवी डायग्राम देखा था, तो एरिया अंडर द कर्व से वर्क निकाल दिया था अपन ने, याद है थर्मोडायनेमिक्स में। तो वो पीवी क्या था, वो पीवी, पीवी वर्क होता है। पीवी क्या होता है, वर्क। यूनिट देख लो, जूल आ जाएगी। पी की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वी की मीटर क्यूब, न्यूटन मीटर, जूल आ गया। तो एरिया अंडर द कर्व, तो ये क्या हो जाएगा, वीटी। वीटी को क्या लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट। वीटी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो जो वीटी कर्व देगा आपको, उससे आपने इसका एरिया निकाल दिया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और वही टोटल डिस्टेंस के बराबर आ जाएगी अगर पॉजिटिव में है तो। किस में है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम होता है। जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको इस तरह से दे दिया, तो अगर आपने जो नेगेटिव साइड है उसका माइनस कर दिया बच्चों, इसको क्या कर दिया, माइनस अगर कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, और सबको प्लस कर दिया तो डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब समझो पूरी फिजिक्स में, एरिया अंडर द कर्व, तो आप बोलोगे कर्व किसके बीच में है, वेलोसिटी टाइम। तो एरिया क्या शो करेगा, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। क्या शो करेगा, मल्टीप्लीकेशन। क्या शो करेगा, तो वीटी, वीटी मतलब डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अपन नेगेटिव वाला माइनस कर देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और इसको भी प्लस कर देंगे बच्चों तो डिस्टेंस आ जाएगी टोटल। ओके, अब इसको देखो, अब मैंने एक पॉइंट यहां पे लिया,
और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करा, ये थीटा नापा, ये आया, सपोज जो भी आया, ये स्लोप आ गई मेरे पास tan थीटा इक्वल टू dv/dt। ओके, फिर एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया ऊपर, इस पे टेंजेंट खींचा, तो थीटा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? थीटा बढ़ा तो स्लोप बढ़ी। स्लोप बढ़ने का मतलब क्या है? dv/dt बढ़ा। dv/dt का मतलब एक्सीलरेशन बढ़ा। दिस इज ग्राफ ऑफ वेरिएबल एक्सीलरेशन, दिस इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन, दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नहरा समझ लो, ये क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या है? एक्सीलरेशन। ये क्या है? रिटार्डेशन। ये क्या है? वेरिएबल एक्सीलरेशन। ये वेरिएबल रिटार्डेशन। ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल रिटार्डेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम की जो स्लोप है ग्राफ की, दैट विल गिव अस एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। दिस इज कांस्टेंट रिटार्डेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जैसे उसने कहा एक कार अल्फा एक्सीलरेट होती है, फिर बीटा से रिटार्ड होकर रुक जाती है, तो आपको ग्राफ कैसे बनाना है? अल्फा से एक्सीलरेट करो, बीटा से रोक दो, खत्म। नहीं आया समझ में? अगर इसकी स्लोप निकालोगे ये क्या हो जाएगा? 0 0। और यहाँ पे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे v क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो यहाँ पे v मैक्सिमम, और कितने टाइम में मैक्सिमम हो गया वो t लिख दें यहाँ वाला। अब दिस माइनस दिस, तो ये अल्फा आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे बीटा कैसे निकाल लोगे? ये क्या हो जाएगा वापस? 0 0। नहीं, ये क्या होगा? एक्स एक्सिस है तो y कितना होगा? 0। और t1 मान लिया यहाँ पे, t1 0, तो 0 माइनस दिस एंड t1 माइनस t, दिस इज द टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ से रिटार्डेशन बीटा आ जाएगा। अगर इसका एरिया निकाल दोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो सारे सवाल हो जाएंगे। यहां से आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, s बराबर vt लगेगा यहाँ पे। ये सारे ग्राफ क्या है, इसमें न्यूटन इक्वेशन यू कैन अप्लाई। हाँ, इस तरह का तो है नहीं, ये तो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इससे ग्राफ से कुछ निकाल भी नहीं पाओगे यहाँ पे तो। लेकिन अगर आप गाड़ी कैसे चलेगी? कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रिटार्डेशन, खत्म। कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलेगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी या रिटार्डेशन से चलेगी। अगर एक्सीलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो हमको ये लगाना ही नहीं है साहब, हमको तो इंटीग्रेशन पे जाना है। फिर किस पे जाना है? इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? ठीक है, अब जैसा अपन ने उसने कहा, अब यहाँ पे जो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं अपन, तो ये तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए है बच्चों। अपन ने जैसे सवाल करेंगे तो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन पे ही करना है अपन को। ये सब वेक्टर में होता है, जो एस लिखते हो ना आप इसमें ut प्लस हाफ at स्क्वायर में, तो ये कभी भी डिस्टेंस नहीं होती बच्चों, इट इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट। एस इक्वल टू ये लिखते हो ना हाफ at स्क्वायर, जैसे v डॉट v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अगर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दी हुई हो तो u प्लस v/2 इंटू टी, और केवल फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो तो vt माइनस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, और अगर एक पर्टिकुलर सेकंड में हो तो s nth बराबर क्या लगा देते हैं अपन? u प्लस a/2 2l माइनस। ओके, अब ये आप जैसे मान लो पार्टिकल या तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, या रिटार्डेशन से चलेगा। इसकी स्लोप निकालते ही क्या आ जाएगा आपके पास? एक्सीलरेशन। इसकी स्लोप निकालते ही, स्लोप कैसे निकालते हैं वो सीखो। ये अगर दो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट्स के, क्या है देखो सिखाता हूं। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। 5 सेकंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 5 सेकंड, यहाँ पे 0। ओके, सिंपल सी बात। इससे एक्सीलरेशन आएगा नहीं आएगा? इससे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बताओ?
0 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5 और 10। तो स्लोप कैसे निकालते हो? y2 माइनस y1 अपॉन y2 कितना हो गया 10 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0। कितने आ गई स्लोप? तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सीलरेशन। दैट इज क्योंकि dv बाई dt। तो ये अपन ने क्या निकाल लिया? एक्सीलरेशन। जैसे वो कहेगा एक कार एक्सीलरेट हुई अल्फा से, फिर बीटा से रिटार्ड होकर के रुक गई। या ट्रेन कैसे चलाएगा? एक्सीलरेट करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी करेगा, रिटार्डेशन। 3 केस के अलावा चौथा केस बनता ही नहीं है। समझ रहे बात को? चौथा केस अगर न्यूटन इक्वेशन लगानी है तो, जैसे उसने कहा कि गोली मारी स्टॉप हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। थर्ड इक्वेशन लगा दो। फाइनल वेलोसिटी कितनी कर दोगे? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। अगर मान लो गोली मारी लास्ट में रुक गई तो u स्क्वायर माइनस 2s। u स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2s। या तो गाड़ी को कैसे चलाएगा? एक्सीलरेट कर देगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला देगा, या रिटार्डेशन कर देगा। अगर वेरिएबल से चलाता है तो ये लगाना ही नहीं है, सारा फेल हो गया। फिर इंटीग्रेशन और फंक्शन देगा टाइम का अपन को, एक्सीलरेशन का। जैसे टाइम का फंक्शन दे दिया, कुछ भी एक्सीलरेशन अपन को दे दिया है, a इक्वल टू टी क्यूब, डिस्प्लेसमेंट दे देगा टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, है ना। इसी तरह से हमको x इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल एक्सीलरेशन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है? देखो अगर t स्क्वायर है डिस्प्लेसमेंट में, क्या है? तो 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद खत्म हो जाएगा ये। अगर t स्क्वायर तक है तो समझ जाना कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। t क्यूब है तो समझ जाना वेरिएबल है। t क्यूब 2 से ज्यादा पावर अगर है तो क्या समझ जाओगे? वेरिएबल है। समझ में आ रहा होगा आपको? अगर मैंने कहा खट से ऐसे दे दिए, 4 इक्वेशन बना दी, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर, t4 माइनस 2t स्क्वायर, है ना, और t प्लस 1। तो बताओ इसमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन कौन सा है? और फर्स्ट और फोर्थ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये 0 एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 बार डिफरेंशिएट करते खत्म। ये क्या हो जाएंगे? वेरिएबल एक्सीलरेशन। तो वेरिएबल एक्सीलरेशन अगर है, क्या बोला? तो एक्सीलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, ओनली बाय इंटीग्रेशन। अब सवाल आता है, जैसे चोर पुलिस हो गया, है ना, चोर आगे भाग रहा है, पुलिस पीछे भाग रही है ना। तो ये सवाल है रिलेटिव के। क्या ये? जैसे मान लो आप इन्हीं इक्वेशन को रिलेटिव के लिए लिख देना, वो सिखाऊंगा मैं अच्छे से आपको, 1 सेकंड में सवाल हो जाएगा। जैसे मान लो ये पुलिस है, मान लो, ठीक है, ये 25 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है। इसने ये चोर जा रहा है, ये चोर मान लो 20 मीटर पर सेकंड से। पुलिस ने देखा कि 100 मीटर दूर है। क्या देखा? कौन? चोर। कितनी दूर पे? 100 मीटर पे। और चोर भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, है ना। और पुलिस कितने से भाग रही है? 25 मीटर पर सेकंड। दोनों का एक्सीलरेशन क्या है? 0 है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन 0 होता है ना यार। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ऐसे सवाल को आपको रिलेटिव से करना सिखाऊंगा। एस रिलेटिव, ये जो न्यूटन इक्वेशन है वो रिलेटिव प्लस हाफ ए रिलेटिव इनटू टी स्क्वायर। तो आप 1-1 सेकंड में सवाल कर लेंगे। अभी एस रिलेटिव कितना है? 100। पकड़ेगा कब? जब 100 मीटर उससे ज्यादा चलेगा। जैसे चोर तो भागा 500, तो पुलिस को कितना भागना पड़ेगा? 600। तो रिलेटिव कितना हुआ? 100 चोर के रेस्पेक्ट में पुलिस का, ठीक है। तो ये हो गया 100। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू चोर, तो 5 हो जाएगी, शाबाश, इनटू टी। और एक्सीलरेशन कितना हो गया रिलेटिव? इसका एक्सीलरेशन 0 था, इसका भी 0 था, इसलिए ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो टी बराबर कितना आ गया? 20 सेकंड में पुलिस चोर को खट से पकड़ लेगी। अब पुलिस कितना चलेगी? 25 × 20 500।
और चोर कितना चलेगा 20 × 20 400। ये तो अपन ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ले लिया। अगर मान लो चोर जो है पुलिस स्टार्ट करती 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और वो 20 मान लो और 100 मीटर है मान लो, ठीक है, कितना है 100 मीटर। पुलिस ने अपन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं ले रहे उसकी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं ले रहे अपन ने। पुलिस ने चोर को देखा, गाड़ी स्टार्ट करी, जीप और दबाया एक्सीलेटर, नहीं आ रहा समझ में, 100 मीटर नहीं है ना। तो अभी भी एस रिलेटिव कितना है 100, यू रिलेटिव कितना है, यू रिलेटिव है, ये एक्सीलरेशन है। हाँ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 0 और उसकी कितनी है 20, तो रिलेटिव कितनी होगी 0 - 20 × t, ठीक है, प्लस हाफ। रिलेटिव एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे इसका 2, उसका एक्सीलरेशन 0, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना आया 2 × t²। इक्वेशन बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी उससे सॉल्व, ठीक है। टी की वैल्यू निकाल लेंगे खट से। तो चोर सिपाही है या और भी क्वेश्चन कैसे बनते हैं, है ना, है? ट्रेन में से, हाँ, ट्रेन पैसेंजर, बस पैसेंजर, हाँ चलो पैसेंजर जैसे यहां खड़ा हुआ है मान लो, ठीक है, और बस जा रही है आगे इससे, ठीक है। अब पैसेंजर यहां से चला तो वही रिलेटिव लगा देना ना। मान लो पैसेंजर 50 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा, उसने देखी बस तेज भागा बहुत, ठीक है, तो वापस वही लगा दोगे, पैसेंजर ट्रेन यही लगा देना रिलेटिव, ठीक है। अब बना ले तो सवाल कहां से बनाएगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चला, हम खट से निकाल देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला ले, रिटार्डेशन से रोक दे गाड़ी को, है ना। जैसे अपन ने बंदूक चलाई, गोली रुक गई, फाइनल वेलोसिटी क्या करोगे 0। जैसे एक कार चल रही है ना, तो एक कार दूसरी को ओवरटेक कब करेगी, ओवरटेक वाला भी रिलेटिव लगा देंगे। एक कार आगे जा रही है, मेरे को उसको ओवरटेक करना है, तो क्या लगा दूंगा मैं, रिलेटिव वाला लगा दूंगा, नहीं है कि नहीं। और दूसरा क्या बनेगा, अब एक कार है, सामने आदमी देखा, भैंस देख ली, है ना, तो रोकनी है उसको, तो ब्रेक लगाया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी कर दोगे 0, रिटार्डेशन हो जाएगा u² = 2s कर देना, नहीं। अब ये होता है कभी कभी ऐसे देता है, रिएक्शन टाइम दे देता है। रिएक्शन टाइम क्या होता है कि जैसे सामने देखा गाड़ी आ रही है, अच्छा गाड़ी आ रही है क्या, तो वो सोचने में लगा देता है टाइम, है ना। ब्रेक अभी नहीं लगा रहा, गाड़ी आ रही है क्या, है ना, तो 2 सेकंड के बाद उसके दिमाग में आया, तब उसने ब्रेक लगा जोर से। तो वो रिएक्शन टाइम में भी आपको चलानी है गाड़ी को, क्योंकि उसने ब्रेक नहीं लगाया है, उसने देखा ही सी ए कार कमिंग टुवर्ड्स सर विद 15 मीटर पर सेकेंड, ओके ब्रेक लगाया, और टल्ली हो रहा हो तो 10 सेकंड लगाएगा, अरे गाड़ी आ गया। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रिटार्डेशन, और ज्यादा से ज्यादा क्या लगा देंगे रिलेटिव, भाई एक आगे एक पीछे, तो क्या लगाना है खट से रिलेटिव। वो मैं सिखाऊंगा रिलेटिव को अच्छे से, अभी एकदम से एक लाइन में तो नहीं आएगा, है ना। रिलेटिव लगाना तुम्हें आ जाएगा, डोंट वरी, है ना। अब उसके बाद में बचता है ये, इसके सवाल हो जाएंगे सारे, इसके हो जाएंगे। अब मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत सिंपल मोशन है, क्या, जैसे अपन पहले तो ऐसे फेंकेंगे, क्या, पहले तो फेंकेंगे, फिर कराएंगे ड्रॉप, फिर फेंकेंगे ऊपर, ठीक है, फिर ऊपर नीचे दोनों। पहाड़ पे खड़े हैं या किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, पत्थर ऐसे फेंक दिया ऊपर और नीचे जा रहा है ऐसे, तो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों 4 तरह की मोशन होगी, लेकिन सबसे सिंपल मोशन है। बस एक ही जगह क्या लिख दोगे G, S की जगह H, ठीक है, रिटार्डेशन होगा तो -G, तो वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, वहां वेरिएबल हो ही नहीं सकता हो, और उसकी वैल्यू भी मालूम है। अगर आपको एक्सीलरेशन किसी मोशन का मालूम है
तो वो तो बहुत आसान मोशन हो गई ना आपने इंटीग्रेशन करना है ना आपने डिफरेंशिएशन करना है। कांस्टेंट जी है ना, और वो जी की वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मालूम है नहीं, और ऊपर आने में जितना टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में लगेगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी आपके नेग्लिजिबल है। एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर भी करेंगे, वो एक केस सिखाऊंगा आपको जिसमें अगर एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे तो अपवर्ड में ज़्यादा टाइम लगेगा, डाउनवर्ड में लगेगा। क्वेश्चन आता है उसके ऊपर भी, 1-2 सवाल उसके ऊपर बनेंगे ऐसे। लेकिन 99.9% प्रॉब्लम्स में एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, सारी प्रॉब्लम्स में एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। तो मोशन अंडर ग्रेविटी कैसे पढ़ेंगे? फेंकेंगे, ड्रॉप करेंगे, ऊपर फेंकेंगे, ऊपर छत पे खड़े होकर फेंकेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। ये पढ़ना है मतलब मोशन इन वन डायमेंशन में। अब टफ कहां से टफ है ये बताओ तुम? हैं? स्लोप निकालनी आनी चाहिए, एक्सीलरेशन निकालना आना चाहिए, रिटार्डेशन निकालना आना चाहिए। न्यूटन की इक्वेशन तुम बचपन से पढ़ रहे हो, E बराबर U प्लस 8 और S बराबर UT, उसमें कहाँ दिक्कत है? नहीं, रिलेटिव का जो है वो थोड़ा सा मेरे को अच्छे से सिखाना है कि कैसे रिलेटिव को 1 सेकंड में सवाल कर देंगे अपन। कितने सेकंड में? 1 सेकंड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर लग जाते हैं किसी किसी क्वेश्चन में, क्योंकि अभी जैसे अपन ने ये बनाया ना चोर पुलिस का, ये मीटर पर सेकंड इसका, तो कभी कभी क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पे क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन को सॉल्व, ठीक है। डिस्टेंस क्या है बच्चों? एक्चुअल पाथ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब लिखो डिस्प्लेसमेंट, मेन तो डिस्प्लेसमेंट समझाना। डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, 2 बिंदुओं के मध्य न्यूनतम पथ, 2 बिंदुओं के मध्य न्यूनतम पथ। वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। सबसे सिंपल सवाल कर लेते हैं पहले। एक सर्कल अगर पूरा हो रहा है तो डिस्टेंस कितनी होगी? 2 पाई r, अगर r रेडियस है इसकी। डिस्प्लेसमेंट आता है तुम्हें ना, इसमें डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पाई r, और डिस्प्लेसमेंट 2r। शाबाश। क्वार्टर साइकिल हो तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? और डिस्प्लेसमेंट √2r। देखो इधर समझो, √2r कैसे आता है कुछ बच्चे समझ लो। इसको इनिशियल पोजीशन ये है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? इनिशियल को फाइनल से मिलाने वाला वेक्टर ये है। तो ये बच्चों r होता है, ये भी क्या होता है? r। तो ये क्या आ जाता है? √2r। तो अगर क्वार्टर साइकिल है तो डिस्प्लेसमेंट कितना लिखोगे? √2r। कब? क्वार्टर साइकिल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं अपन बच्चों? इनिशियल को फाइनल पोजीशन से मिलाने वाला वेक्टर। ठीक है, इसको क्या लिखोगे? √2r। ओके, समझ गए? अब वो मॉड्यूल मिला हुआ है ना, सवाल इसमें सवाल ही कराना है बहुत सारे, इसमें कुछ है नहीं समझाने का, ज़्यादा थ्योरी कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा करानी है। तो ये निकाल लो, फिजिक्स बाय विजय दासपनी। ठीक है, कौन सा? ये DPP डेली प्रैक्टिस शीट, पेज नंबर निकालो बच्चों 29। कौन सा निकाल रहे हो? 29, पेज नंबर 29, DPS 1
DPS 1। बात समझो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे जैसे वो कहे कि आदमी नॉर्थ में चला, साउथ में चला, ईस्ट में चला, वेस्ट में चला, तो आप वेक्टर सम करते जाओ। ठीक है, क्या करते जाओगे? जैसे क्वेश्चन नंबर देखो आप 4th, पहले कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं? 4th। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ओके, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो। ए मैन मूव्स 4 मीटर अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। किधर चला बताओ? तो आपको डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं करना है, सबका वेक्टर सम करते जाना है। ईस्ट में चला 4i, खत्म। ठीक है, खेल खत्म इसका, है ना। फिर किधर चला? देन 3 मीटर अलोंग नॉर्थ। किधर चला? नॉर्थ। नॉर्थ बोले तो 3j। ओके, आफ्टर दैट ही अप ए क्लाइम्स अप ए पोल ऑफ हाइट 12 मीटर। देखो 4 मीटर तो वो बच्चों ईस्ट में चला ऐसे, फिर 3 मीटर किधर चला? अब यहां पे था खंबा। क्या था? खंबा कैसे होता है? ऐसे खड़ा रहेगा ना। खंबा कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा ना खंबा। तो इस पे चढ़ गया वो। कितना चढ़ा देखो? 5, 12। तो प्लस 12 के। बस ये डिस्प्लेसमेंट है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लोगे? अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 12। ये 144, 25, 169, 30। न्याय समझ में? पोल ऐसे रहता ना, पोल कैसे रहता? पोल चढ़ गया ऊपर ऐसे। पहले गरीब कैसे चला था? जैसे मैं वो आदमी हूं और मान लो 4 मीटर तो ईस्ट चला, फिर यूं चला, फिर देखा खंबा ऊपर चढ़ रहा हूं। खंबे पे ऊपर, जैसे मान लो यहाँ खंबा लटका होता तो मैं चढ़ जाता, लेकिन है नहीं अभी। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है बताओ? जैसा जैसा वो बोलते जाए, मेथड क्या है? मेथड समझो, वेक्टर सम करते जाना। क्या करते जाना है? वेक्टर सम करते जाना। और अगर आपको लगता है कि इनिशियल पोजीशन ये है उसकी और फाइनल पोजीशन साफ साफ नजर आ रही है, ये तो 3D हो गया ना। क्या ये तो 3D हो गया, है ना। अभी जैसे इनिशियल और फाइनल पोजीशन तुम्हें साफ साफ नजर आ रही है, यूं चला, यूं चला, यूं चला, यूं चला, लास्ट में यहां आ गया, है ना। तो डायरेक्ट इनिशियल को फाइनल पोजीशन से मिलाने वाला वेक्टर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आज के डीपीपी का। एक कार मूव्स फ्रॉम O टू D। ये O से D तक आती है इस तरह से, अलोंग द पाथ OABCD। ठीक है, कैसे आ रही है? OABCD, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल एंड इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस में तो कुछ है ही नहीं, सबको जोड़ दिया करो। डिस्टेंस तो सबसे सिंपल है, सबको क्या करोगे? जोड़ दोगे। अब डिस्प्लेसमेंट 2 तरीके से सिखा रहा हूं इसको आपको। कितने तरीके से? जैसे मैंने सिखाया ना, वेक्टर सम करते जाना। तो वेक्टर सम करो, 8 क्या लिखोगे? I के, 4 -4 J के। इसको क्या लिखोगे? -4 I के। इसको क्या लिखोगे? प्लस J के। ये लिखोगे ना। तो 8i - 4i कितना हो गया? 4i - 3j। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया जो आपको सिखाया कि सबका वेक्टर सम करते जाना। दूसरा मैंने कहा था ना कि अगर आपको लगे कि भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिला सकते हैं, तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है? फाइनल पोजीशन। मिला दो वेक्टर। ओके, अब देखो इधर देखो, अगर मैं
ये टोटल कितना है 8, इसमें से यहाँ तक कितना है 4, तो ये कितना रह गया 4, नहीं, और ये 4 है, ये कितना है 1, तो ये कितना रह जाएगा 3। तो अपन क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 5 आ जाएगा। दोबारा समझो, आ गया तो फिर लिख लो। ए मोटरिस्ट follows a track that turns to his left. क्वेश्चन नंबर 10 देखो, by angle of 60 degree after every 500 मीटर starting from a turn। जैसे ए से ये 500 मीटर ऐसे चला बच्चों, यही कह रहा है ना ये, फिर कितना घूम जाता है ये 60 डिग्री, मतलब यहाँ से ये 60 डिग्री घूम गया, कितना घूम गया 60 डिग्री घूम, फिर 60 डिग्री घूमा, ये फिर 500 चला ऐसे, फिर यहां से कितना घूम गया 60 डिग्री। अब देखो ये अगर एंगल 60 है तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा 120, तो इसको देख करके हेक्सागन बन जाएगा। ये अपन को कैसे पता चला हेक्सागन बनेगा, 60 डिग्री है ना ये, तो अंदर वाला एंगल कितना आ रहा है 120। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे हेक्सागन है ना, तो 360/n कितना आ जाता है, ये 6 होती है ना उसमें, तो कितना आ जाता है 60 डिग्री, ठीक। तो रेगुलर हेक्सागन बनता जाएगा ये, हर बार ये क्या करेगा यहाँ से, अब ये लाइन है तो यहाँ से आपको 60 डिग्री मोड़ना है वापस, तो ये ऐसे आ जाएगा 60 डिग्री। 500 मीटर फिर चला, फिर ये चला आगे, अब यहाँ से 60 डिग्री मोड़ना है आपको ऐसे, कितना 60 डिग्री ऐसे, फिर 500 मीटर चला, फिर यहाँ से 60 डिग्री मोड़ना है ऐसे, कितना, ये चला 500 मीटर वापस, फिर ये आगे जा रहा है, यहाँ से 60 डिग्री घुमाना है इसको, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा ऐसे, तो ये हेक्सागन बनेगा। क्या बनेगा, starting from a given turn specify the displacement of motorist at the third, sixth और 8th turn। तो थर्ड टर्न कब होगा, ये 1, 2, 3, तो यहाँ पे हो गया थर्ड टर्न पे, तो इनिशियल पोजीशन ये है। हेक्सागन में मैंने आपको बताया था ना, जो डायगोनल होता है वो डबल हो जाता साइड का, कैसे, हाँ ये बहुत काम आएगा आपको। ये देखो ये 120 डिग्री का एंगल होता है, ये मैंने ऐसे मिला दिया, तो इसमें क्या हो जाता है, ये 60, ये 60, ये 60, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। ये क्या बनते हैं, ये तो ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों भी बराबर हैं, तो ये डबल हो जाता है। हेक्सागन की प्रॉपर्टी आपको बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगी, तो इसलिए ध्यान से समझ लो कि ये जो 120 का एंगल है बच्चों, ये 60 डिग्री हो जाता है, ये 60 डिग्री, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तो ये 500, तो ये भी 500, 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 आपको समझ में आता है। तो इसमें थर्ड टर्न में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 1000 हो जाएगा ना, ये इनिशियल पोजीशन ये फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला वेक्टर 1000 नहीं आ रहा समझ। थर्ड तो इजी है 1000 मीटर, ओके। फिर क्या कह रहा है 6 पे बताओ, 6 पे तो 1 2 3 4 5 6 वापस यही आ गया, तो 6 पे तो कितना हो जाएगा 0। क्यों, जैसे आप यहाँ पे आए वापस घर चले गए, घर से यहाँ आए घर वापस घर गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। तो ये वापस ए पे आ गया 6 टर्न पे, तो कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्टेंस 3000, डिस्टेंस तो सिंपल है निकाल लेते हो। फिर क्या पूछा है इसने, 8 टर्न, मतलब यहाँ पे पहुंचेगा, 8 टर्न में यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये इनिशियल पोजीशन ये फाइनल पोजीशन, दोनों वेक्टर क्या है, ये दोनों बराबर बराबर हैं कि नहीं है। तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में 2a cos θ/2,
60 होगा कि 120? 60 डिग्री होगा। शाबाश। क्यों होगा 60 डिग्री? देखो मैंने आपको सिखाया था जब वेक्टर पढ़ाया था कि दोनों एंगल, जैसे अपन ने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था, तो दोनों वेक्टर उस पॉइंट से निकलने चाहिए या दोनों वेक्टर उस पॉइंट पे आने चाहिए। ये वेक्टर जा रहा है इससे, और ये इस पॉइंट पे अगर अपन देखें तो इस पे से ही दोनों आ रहे हैं, तो ये वेक्टर यूं लेना पड़ेगा अपन को, ऐसा उसकी तरह, जस्ट लाइक दिस। तो थीटा, ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला है। ये कौन सा? आर स्क्वायर बराबर क्या लगा रहा हूं मैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये लगा रहा हूं मैं। वेक्टर आ गया इसमें, अब समझ में आ रहा होगा। ये दो वेक्टर हैं, थीटा कैसे दिखाते हो? ऐसे दिखाते हो। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना होता है? आर, बोलो। तो उसका मैग्नीट्यूड ये लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो एक वेक्टर ये है, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नीट्यूड 500 है। तो ये थीटा, दोनों के बीच का एंगल क्या है? 120 नहीं लेंगे अपन, क्या लेंगे? 60 डिग्री। समझ रहे बात को? तो थीटा हो गया 60, और ए और बी दोनों क्या है? बराबर। ये 500 है, यानी कि ए और बी दोनों क्या हो गए? बराबर। तो जब बराबर होते हैं तो मैंने आपको वेक्टर की कॉपी एक बार निकालना, कल घर जाके, या दोबारा समझा दूंगा बोलोगे तो 2a cos थीटा बाई 2 आ जाता है। तो 1 सेकंड में आंसर है इसका। कितने सेकंड में? 2 इंटू 500 और cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, 500 √3। लेकिन आपको समझाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है मेरे को? वेक्टर वो बताना चाह रहा हूं कि ये दो वेक्टर हैं, उनका ये रिजल्टेंट है। नहीं आया समझ में? समझ में आ गया? वेक्टर पूरी फिजिक्स के अंदर अगर थीटा एंगल पर एक्ट करते हैं तो देखो थीटा कैसे निकाला अपन ने। दोनों वेक्टर उस पॉइंट से बाहर जा रहा है। कहां जा रहा है? तब थीटा था वो। तब समझ रहे हो? अगर मान लो जैसे अभी एक वेक्टर यूं होता और एक वेक्टर यूं होता, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? पाई माइनस थीटा। कितना लेते? कितना लेते? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है तुम्हें? और अगर मान लो ऐसे होता और ऐसे होता तो कितना आता बताओ? तो भी थीटा ही आता, क्योंकि ये डायरेक्शन निकल रहा है इधर, ये इधर, तो ये थीटा। नहीं आया समझ में? गलती नहीं करोगे अब? 1 सेकंड का सवाल था ये। कितने सेकंड का? हाँ, अपन ने जैसे ही दोनों वेक्टर को देखा और दोनों बराबर है, सबसे बड़ी बात क्या है? 2a cos थीटा बाई 2 लगाना सीधा। वाई 2a? अगर वेक्टर एडिशन आता है तुम्हें? देखो ये दिस वेक्टर a, दिस वेक्टर b, दिस इज r, तो अपन क्या लिख सकते हैं? वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस b। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बताओ? लॉ ऑफ ट्राइंगल से, लॉ, क्लियर है? तो देखो डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालो आप, दो तरीके हैं। वो कहे नॉर्थ में गया, नॉर्थ ईस्ट में गया, साउथ ईस्ट में गया, साउथ से इतना एंगल बनाता हुआ गया। आपको क्या करना है? सबका वेक्टर सम, पहली बात। ठीक। दूसरी बात, आप इनिशियल पोजीशन देखो और फाइनल पोजीशन देखो। तो इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से मिलाने वाला वेक्टर, इनिशियल पोजीशन को, जैसे इनिशियल पोजीशन उसने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में दे दी। एक पार्टिकल है, x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट है, एक पार्टिकल की पोजीशन ये है। आफ्टर टाइम t इसकी पोजीशन हो गई, यहां पे आ गया ये x2
y2 z2 हो गया, ये x2 y2 z2। तो अपन पोजीशन कैसे दिखाते हैं, ये वेक्टर में भी पढ़ा रखा है मैंने आपको। अगर वेक्टर देखोगे तो r1 को कैसे लिखोगे, x1 i के प्लस y1 j के प्लस k के, नहीं। और r2 को कैसे लिखोगे, ये वेक्टर में पढ़ा रखा है मैंने तुम्हें। r2 कितना लिख दोगे, x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, ऐसे इनिशियल को फाइनल पोजीशन से मिलाने वाला वेक्टर। तो r1 प्लस s इक्वल टू r2, लॉ ऑफ ट्राइंगल। कॉपी देखना आज वेक्टर की जो पढ़ा है, r1 प्लस s बराबर r2। किससे लिखा मैंने ये, लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है कि अगर दो साइड्स कंटिन्यूस रिप्रेजेंट करें तो थर्ड साइड रिजल्टेंट है। ओके, तो s इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, r2 माइनस r1। इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। x2 माइनस x1 i के, y2 माइनस y1 j के, z2 माइनस z1 k के। डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इधर देखो, उतारने की जल्दी मत करो, ये कई जगह काम आएगा। जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो वर्क क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। वो कहेगा 2 3 4 से 5 6 7 पे शिफ्ट कर दिया और 10 i के फोर्स लगाया, तो F तो कितना हो गया 10 i के, और S कैसे निकाल लोगे, इस तरह से दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते ही वर्क आ जाएगा। वापस वहां ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वापस काम आएगा, कहां पर, वर्क पावर एनर्जी में। जब अपन कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं तो ये लगाते हैं, वहां पे अगर फोर्स वेरिएबल हो गया तो इंटीग्रेशन से सवाल को करना पड़ेगा। वर्क पावर एनर्जी जब पढ़ाऊंगा तो अगर कांस्टेंट फोर्स है तो अपन क्या लिखते हैं वर्क को, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वापस अभी अपन को डिस्प्लेसमेंट पे कंसंट्रेट करो, किस पे, तो डिस्प्लेसमेंट मान लो इनिशियल पोजीशन दे दी 2 4 6 और यहां पे दे दिया 8 9 10, तो माइनस कर देना, कट 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 कट, मतलब x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 i केप j केप k केप लगा देना। और फोर्स कितना लगा रखा है 10 i के, तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिस्प्लेसमेंट को तरीका कंसेप्ट सीखो। जैसे उसने कहा नॉर्थ ईस्ट में चलता है एक पार्टी, आप नॉर्थ ईस्ट लगा लो। अभी सिखाऊंगा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे चलता है, मान लो कोई। अभी तो अपन ने सीधा सीधा चलाया था, नॉर्थ में चला, ईस्ट में चला, वेस्ट में चला, इधर चला उधर चला। अभी जैसे नॉर्थ ईस्ट में चला, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब 45 डिग्री 45 डिग्री, आधा आधा, है ना। तो पहला कंसेप्ट डिस्प्लेसमेंट का क्या है, जैसे जैसे वो कहे कि 20 मीटर ऐसे चला, वेक्टर में नहीं, 40 मीटर ऐसे चला, वेक्टर में, सबका वेक्टर सम करते जाओ, पहली बात। दूसरी बात, इनिशियल पोजीशन को, कहां खो रही हो तुम, यही, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से मिलाने वाला वेक्टर, ठीक है। और तीसरा ये पोजीशन दे रखी है पहले पार्टिकल की, पार्टिकल क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ गया। क्या जो आपको ये मिला है ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो आप इसके, ठीक है। जो नहीं आया वो पूछते जाओ। तो हिंदी में है ना तेरे पास यार, वही तो नकल है। क्वेश्चन नंबर 3, ए व्हील ऑफ रेडियस इज प्लेस्ड ऑन ग्राउंड। ये P पॉइंट यहां पे कांटेक्ट में है बच्चों। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है अपन को, R, ठीक है। ए व्हील ऑफ रेडियस R is placed on the ground and its point contact is P. If wheel start rolling without slipping,
कैसे कर रहा है? रोलिंग, जो अपन ने पढ़ा था ना रोटेशनल में, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। और कंप्लीट्स हाफ रिवोल्यूशन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P। ये P पॉइंट है ना, आधा रिवोल्यूशन है। जैसे कितना रिवोल्यूशन है? आधा। चूड़ी देना भैया। इस पे जैसे मैंने मार्क कर दिया, ऐसे क्या कर दिया? मार्क यहाँ पे, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पे ये P पॉइंट है ये, ठीक है बच्चों, समझना। अब इसको आधा सर्कल घुमाएंगे, कितना घुमाया? आधा। तो ये पॉइंट ऊपर आ गया ना। जैसे ये आधा अगर घूमेगा तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला वेक्टर हो गया ना। इसको चूड़ी को ऐसे निशान लगा लेना घर पे, ठीक है। ये चूड़ी है, ये यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे निशान लगाना। अब इसको आधा घुमाना, आधा घुमाएंगे तो ये पॉइंट P कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये डिस्प्लेसमेंट ये हो गया ना, नहीं हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कितना है बताओ? ये तो 2R है ना। और ये कितना घूमा? आधा सर्कल। आधा सर्कल में कितना घूम जाता है? पाई R। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? पाई R स्क्वायर प्लस 2R का स्क्वायर। नया समझ में? ऐसे घर पे बैठ करके निशान लगा करके आधा घुमा देना इसको, आधा। तो आधा घुमाओगे तो पाई R चलेगा इधर हॉरिजॉन्टल, तो और वर्टिकल तो ये शिफ्ट हो जाएगा। तो ये साफ साफ ही नजर आ रहा है, ये तो 2R। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से मिलाने वाला वेक्टर। तो ये कंसेप्ट ये लगा। एक कंसेप्ट क्या लगता है? वेक्टर सम। जैसे नॉर्थ ईस्ट में चला, एक पार्टिकल मान लो जैसे नॉर्थ ईस्ट में चलता है ना। कैसे चलता है? उसने कहा 20 मीटर एक पार्टिकल, ए मैन इज मूविंग 20 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कैसे चला? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर बोलता है ना तो 45 डिग्री इधर और 45 इधर होता है। तो ये 20 मीटर चला, तो इसको वेक्टर में कैसे लिखोगे वो सीखो। इस 20 मीटर को वेक्टर में कैसे लिखोगे? तो देखो, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो क्या लिखोगे? 20 cos 45 i के प्लस 20 sin 45 j के, बस। अब उसने कहा कि 10 मीटर नॉर्थ में चला गया वापस, तो प्लस 10 j के। फिर ईस्ट में चला गया तो ईस्ट में। फिर कहा कि साउथ ईस्ट में चला गया। किधर चला गया? तो साउथ ईस्ट में कैसे बनाओगे? मान लो उसने कहा 15 मीटर साउथ ईस्ट में गया। अरे सॉरी, हाँ, ज्यादा जोश में आ गया। साउथ ईस्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। किधर हो जाएगा बच्चों? 15 मीटर ये साउथ ईस्ट इधर हो गया, ओके। तो ये 45 डिग्री साउथ ईस्ट ऐसे बोले ना, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, तो 45 डिग्री। तो इसको कैसे लिखोगे बताओ? 15 cos 45 i कैप, इसको कैसे लिखोगे बच्चों? माइनस, या माइनस नहीं लिखो तो 15 sin 45 माइनस जे के। इधर आएगा ना कंपोनेंट, 15 का एक कंपोनेंट तो ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा, दोनों का ये वेक्टर सम, लॉ ऑफ वेक्टर। समझ में आ गया आपको? ऐसे लिखना आ जाएगा चारों डायरेक्शन में, है? ठीक है, लिख लो। तो डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो गया। आप लिखो स्पीड।